मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर और जिसकी एक बहुत चर्चित सीट है गुना सीट। ये इसलिए बहुत ज़्यादा चर्चित है क्योंकि यहाँ पर हमेशा से राजघराने की ही सरकार रही है। राजघराना मतलब कि सिंधिया परिवार। सबसे पहले यहाँ पर विजया राजे सिंधिया चुनाव लड़ती थी, फिर उनके बेटे जो थे माधवराज सिंधिया, उन्होंने चुनाव लड़ना शुरू किया और उसके बाद तीसरी पीढ़ी जो है सिंधिया परिवार की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यहाँ पर 2002 से 2019 तक लड़ते रहे। लेकिन 2019 में सिंधिया ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार हुई केपी यादव, जिन्हें बीजेपी ने उतारा था। तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में केपी यादव जीत गए और लगभग 1 लाख वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हरा दिया। अब इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हारने के बाद बीजेपी पार्टी ज्वाइन करी और बीजेपी से अब गुना से चुनाव लड़ने वाले हैं। और इस बार उनके सामने जो खड़े हैं, कांग्रेस ने एक प्रत्याशी उतारे हैं यादवेंद्र सिंह यादव, जो कि पहले बीजेपी में हुआ करते थे और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। यानी पहले जो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था, अब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया है। मतलब कैंडिडेट वही हैं, बस पार्टी चेंज हो गई है। तो इस सीट के इतिहास को अगर बताया जाए तो ये सीट जो है 8 विधानसभा क्षेत्र से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से 2 कांग्रेस के हैं और 6 बीजेपी के हैं। और अगर देखा जाए तो इसको राजघराने की सीट ही कहेंगे, क्योंकि बहुत पुराने समय से लेके 2019 तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए सब पे रजवाड़ों की ही सरकार बनी। तो अब ये देखना होगा कि सिंधिया ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो पार्टी चेंज करी है उसका उन पर क्या असर पड़ता है। पिछली बार जो वो चुनाव हारे थे, क्या इस बार बीजेपी में शामिल होकर वो दोबारा से गुना को अपने अंडर में कर पाएंगे या नहीं। तो इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्मिता जी। तो स्मिता जी, ये जो सिंधिया जी ने पार्टी चेंज करी है, क्या इसका असर उनकी जीत पर पड़ेगा? बिल्कुल, पार्टी बदलने जब भी कोई नेता पार्टी बदलता है तो वो जीतने और अपने बेहतर भविष्य की संभावनाओं को देखकर ही बदलता है। हालांकि कहे जाते हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ वगैरह, लेकिन कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक भविष्य तो होता ही है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी बदले भी अब 4 साल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव के ठीक पहले जो आवाजाही होती है वो हुई है। 4 साल पहले ही उन्होंने पार्टी बदल ली। 4 साल बतौर राज्यसभा सांसद उनका कार्यकाल रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री, सिविल एविएशन मिनिस्टर रहे हैं उस दौर, उसके भी कामकाज का उनका अपने पास लेखा जोखा है। तो उन्हें कहीं ना कहीं उन्हें अपना राजनीतिक भविष्य, एक बेहतर भविष्य यहाँ लग रहा था बीजेपी में, और वो यहाँ आए और यहाँ पे वो आते ही उन्हें सांसदी मिली, आते ही उन्हें मंत्रालय मिला। तो उनके पास गिनाने के लिए बहुत सी अपनी भी उपलब्धियाँ होंगी कि बतौर, भले ही वो सांसद नहीं है गुना के पिछले 5 साल से, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने इस क्षेत्र विशेष के लिए क्या क्या कार्य किए हैं। जी, लेकिन आप ये बताइए कि अगर आप एक रजवाड़ी फैमिली से आते हैं जहाँ पर कोई भी कभी चुनाव नहीं हारा था, और आप अपने ही गढ़ में अगर 1 लाख वोटों के गैप से हार जाते हैं, तो क्या वहाँ के लोग दोबारा से आप पे भरोसा जता सकते हैं? एक रजवाड़े फैमिली से आने की बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब हमारे देश में लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है नहीं। और लोकतंत्र की क्या ताकत है ये खुद सिंधिया साहब भी पिछले चुनाव में समझ गए होंगे, जब उन्हें 1 लाख वोटों से करीब हार मिली। और जिन्होंने हराया डॉक्टर केपी यादव, वो उनके सहयोगी ही थे। वो बिल्कुल चुनाव से कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया, वो जीत गए। तो लोकतंत्र में तो असली ताकत जनता की होती है, लोक की होती है। राजे रजवाड़े तो किस्से कहानियों की ही बातें होती है। और अब एक बार फिर से वो चुनाव के मैदान में है, काफ़ी सक्रिय हैं क्षेत्र में। हो सकता है कि उन्हें पूरा यकीन है कि इस लोकतंत्र में महाराज फिर से अब दिल्ली के दरबार में, संसद में, लोकसभा में जाएंगे। जी, तो अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो गई बात, अब बात करते हैं यादवेंद्र सिंह यादव, जो कि उनके विपक्ष में खड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिनको उतारा है। यादवेंद्र सिंह यादव भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। उनके पिताजी जो थे राव देशराज सिंह यादव, वो मुंगावली से 3 बार विधायक रह चुके हैं। और उनके जो बेटे हैं यादवेंद्र सिंह यादव, ये पहले बीजेपी में हुआ करते थे और इन्होंने भी पार्टी चेंज करी और कांग्रेस ज्वाइन करी। और ये अब काफ़ी ज़ोर शोर से अपना तो प्रचार कर ही रहे हैं, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का दुष्प्रचार भी कर रहे हैं, कि उनके बारे में बता रहे हैं कि जब से वो बीजेपी में गए हैं, यादव समाज को रिप्रेजेंट करने वाले केपी यादव को साइडलाइन कर दिया गया है। जब से राजा जी पहुंचे हैं बीजेपी के खेमे में, तब
से जो यादव कम्युनिटी के नेता थे केपी यादव, उनको साइडलाइन कर दिया है और उसके अलावा भी उन्होंने कई आरोप सिंधिया जी पर लगाए हैं। तो क्या ये जो बदनाम करने की राजनीति है, क्या इसका लोगों पर कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, राजनीति में तो ऐसे प्रचार दुष्प्रचार होते ही रहते हैं। चुनाव के वक्त में थोड़ी तल्खियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहे हैं। इससे पहले मैं कह दूं कि मध्य प्रदेश के जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो प्रियंका गांधी ने भी, जो कि कांग्रेस की एक तरह से आप समझिए गांधी परिवार की शीर्षस्थ नेत्री में से एक हैं, गांधी परिवार से हैं, प्रियंका गांधी ने भी सिंधिया जी पे आरोप लगाए थे कि अहंकारी हैं, कद थोड़ा छोटा है, जिसका कि उन्होंने प्रत्युत्तर भी दिया था और ये काफ़ी इस पर चर्चा परिचर्चा भी हुई है। तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगते ही हैं। हमें यह देखना, और एक बात हमको ये भी समझनी चाहिए कि भारत की जनता, भारत का लोकतंत्र अब इतना मैच्योर हो गया है कि जनता अपना फ़ायदा, अपने रुझान इसको बहुत स्पष्ट तरीके से समझती है और उसके आधार पर ही वो मतदान करती है। जी, तो जैसे अभी एक और भी खबर चल रही है कि अगर सिंधिया जी वहाँ पे प्रचार करेंगे तो सिंधिया जी को जिताने के लिए पीएम मोदी और वर्तमान के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी वहाँ रैली करने पहुँच सकते हैं। तो क्या ये बीजेपी का किसी भी हाल में सिंधिया को जिताने का प्लान है या फिर ये नॉर्मल पार्टी का वर्चस्व स्थापित रखने की बात है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ सिंधिया जी को जिताने के लिए ही इस तरह की रैली होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज पीलीभीत में भी एक रैली की है, जहां से कांग्रेस के राहुल गांधी के अच्छे मित्र जितिन प्रसाद अब बीजेपी से उम्मीदवार हैं। इसी तरीके से सिंधिया साहब भी कभी राहुल गांधी के अच्छे मित्र हुआ करते थे, एक ही पार्टी में थे, अगल बगल में हमने उन्हें बैठते भी देखा है। लेकिन चुनाव प्रचार, जो कोई भी दल अपने नेता के लिए जब चुनाव प्रचार करता है तो वो व्यक्ति विशेष के लिए प्रचार नहीं होता है, वो प्रचार अपने उम्मीदवार के लिए होता है। और हमको ये भी ख्याल में रखना चाहिए कि जब गुना से वो संबोधित करेंगे या सिंधिया साहब के लिए प्रचार करने के लिए आएंगे तो मध्य प्रदेश की एक तरीके से 2900 सीट के सभी प्रतिनिधियों के लिए ही जनता से वोट मांगेंगे। हालांकि ये है कि चूंकि ये सीट पर एक ऐसा हैवी वेट नेता है तो एक कद्दावर शख्सियत यहाँ से खड़े हैं तो थोड़ी सी चर्चा इसकी ज़्यादा होती है। लेकिन जब भी चुनाव प्रचार किए जाते हैं तो वो, ऐसा मेरा मानना है कि वो व्यक्तिगत उम्मीदवार से परे वो एक पार्टी के लिए होता है। ओके, जैसे गुना में अगर देखा जाए तो यादव कम्युनिटी एक अच्छा खासा वोट बैंक है और कांग्रेस ने इसी को ध्यान में रखते हुए यादवेंद्र सिंह यादव को वहाँ से टिकट दिया है कि वो यादव वोट को साध सकें। तो क्या कांग्रेस का ये जो दाव है वो कांग्रेस को मतलब सफल रहेगा या फिर कांग्रेस के लिए बैकफायर कर जाएगा? यादव, कांग्रेस ने जातीय समीकरणों को देखते हुए एक यादव को टिकट दिया है, लेकिन ये भी हमको ख्याल में रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री भी एक यादव हैं, जिन्हें बीजेपी ने एक 3 बार से लगातार जो चुनाव जीते थे शिवराज के नेतृत्व में। हालांकि उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया था, लेकिन उनके नाम और काम की बार बार जिक्र हुई थी और बीजेपी इतनी भारी मेजॉरिटी एंटी इनकम्बेंसी को बिल्कुल खत्म करके एक तरीके से प्रो इनकम्बेंसी थी और उसके साथ भारी मेजॉरिटी के साथ आई। लेकिन बीजेपी ने एक यादव चेहरा को ही उतारा, जो राहुल गांधी बार बार ओबीसी प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, तो उसको बीजेपी ने उसका प्रत्युत्तर एक मुख्यमंत्री बना करके दे दिया है। तो यादव वोट बैंक को कितना कंसोलिडेट कर पाएगी कांग्रेस, ये तो हमको चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सिर्फ एक वोट बैंक के आधार पर कभी भी इतने बड़े चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक समावेशी विकल्प, एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत करना पड़ता है जो कि एक समावेशी विकल्प हो मतदाता के लिए। जी, तो जैसा कि हमने जाना कि गुना सीट पर, मध्य प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा चर्चित सीट है रजवाड़ी सीट, गुना सीट पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में किसको कितना फ़ायदा मिल सकता है और क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा से अपनी पुश्तैनी सीट को जीत सकते हैं, अपनी पारिवारिक सीट को जीत सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ।